नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर होंगे रवाना। भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत त्रिस्तरीय विकास सहयोग की दिशा में काम करने पर सहमत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए विशेष पैकेज दिए जाने पर भारत की चिंता से अमरीका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को कराया है अवगत। भारत ने अपने खिलाफ दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मंच का दुरुपयोग करने पर पाकिस्तान की आलोचना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन जाएंगी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है। मुंबई सिटी ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को हराकर ड्यूरेंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया और भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच कल तीसरा T20 मैच ब्रिस्टल में। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं मुनीश शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल से वहां के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में संगठन के नेता पिछले 2 दशकों में हुई संगठन की गतिविधियों की समीक्षा और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर बैठक में सदस्य देश, प्रेक्षक देश, संगठन के महासचिव, संगठन के क्षेत्रीय आतंकरोधी ढांचे के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि भी शामिल रहेंगे। एक रिपोर्ट। शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के सामयिक मुद्दों पर चर्चा होगी। पिछला शिखर सम्मेलन जून 2019 में किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण पिछली 2 बैठकें आभासी माध्यम से आयोजित हुआ था। इस बार आमंत्रित नेताओं में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है। SCO जून 2001 में शंघाई में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें वर्तमान में 8 सदस्य देश शामिल हैं। चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम भारत और शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 प्रसारित करेगा। इसे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर भी सुना जा सकता है। इसमें पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार, पेइचिंग में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता अंशुमन मिश्र और संवाददाता सिमरन सोढ़ी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत त्रिस्तरीय विकास सहयोग स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना के साथ आज नई दिल्ली में बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये सहयोग विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क के तहत विकास परियोजनाओं को सुगम बनाने में मदद करेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत त्रिस्तरीय सहयोग भारतीय नवोन्मेषकों और स्टार्टअप के लिए एक मंच प्रदान करेगा और दूसरे देशों की जरूरतों को पूरा करने में भी मददगार बनेगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत भारत और फ्रांस ने मिलकर भूटान, पापुआ न्यू गिनी और सेनेगल में परियोजनाएं शुरू की हैं। India and France have a long tradition, a strong tradition of working together in multilateral platforms and on global issues.
Currently, we serve together in the UN Security Council, and our coordination there has been commendable. I would particularly appreciate the clear-cut position France has taken on the challenge of terrorism. I shared with Minister Colonna India's views and expectations of our forthcoming G20 presidency. विदेश मंत्री ने कहा कि फ्रांस और भारत 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के युवा पेशेवरों को अपने यहां आने जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए नई योजना शुरू कर रहे हैं। A few specific issues in our discussions are worth mentioning today. One, we are launching a scheme for the exchange of young professionals in the 18 to 35 age group as a follow-up to a migration and mobility partnership. Two, we expect the Indo-French campus on health that will be taking shape to establish double degree courses to facilitate exchanges and collaboration. Three, I welcomed France to the Raisina Forum for the Future of Diplomacy that will promote networking among young diplomats. फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन जारी रखेगा। सुश्री कैथरीन कोलोना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। सुश्री कैथरीन ने प्रधानमंत्री को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की ओर से मैत्री और सहयोग का संदेश दिया। श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पेरिस और जर्मनी में हाल में हुई मुलाकात को याद किया और उनका भारत में स्वागत करने की इच्छा जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका से पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के विशेष पैकेज दिए जाने पर भारत की चिंता से अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को अवगत करा दिया है। दोनों नेताओं ने फोन पर बातचीत में भारत और अमेरिका के बीच परस्पर रक्षा सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाएं तलाशने के साथ ही तकनीकी और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिए बातचीत जारी रखने के इच्छुक हैं। भारत ने अपने विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मंच का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पवन बधे ने पाकिस्तान के बयान को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान किसी भी प्रतिक्रिया के लायक नहीं है। श्री बधे ने कहा कि अतीत में पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व की आतंकवादी समूह बनाने और उन्हें अफगानिस्तान तथा जम्मू कश्मीर में लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने की खुले तौर पर स्वीकृति भारत के लोगों के मानवाधिकारों के हनन के प्रति उसकी धृष्टता को दर्शाती है। भारत ने परिषद से यह भी आग्रह किया है कि वो पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद को समाप्त करने और आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने के लिए विश्वसनीय कदम उठाने को कहे। श्री बधे ने कहा कि अपने लोगों के मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के बारे में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने और भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए शनिवार से 3 दिन की लंदन यात्रा पर जाएंगी। ब्रिटेन की पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का इस महीने निधन हो गया था। राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महारानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त का दौरा किया। भारत में 11 सितंबर को राष्ट्रीय शोक रखा गया था। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंट में कहा है कि भारत की डिजिटल क्रांति को विश्व को दिखाए जाने की जरूरत है। भारत ने साबित कर दिया है कि डिजिटीकरण से ऊंची छलांग लगाई जा सकती है। श्री कांत ने कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता में सतत विकास के लक्ष्य लागू करना सुनिश्चित करेगा। श्री अमिताभ कांत ने कहा कि भारत पर्यावरण के लिए जीवन शैली के पक्ष में पूरी तरह खड़ा है और ये भारत की अध्यक्षता में बेहद महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा। Lifestyle for environment life will be center stage.
it'll be the key priority for India, because we strongly believe that the developed world is talking about 2050 and it has fixed up long-term goals, whereas we need individual movement forward and we need actually annual action plans which will be based on individual transformation. There's a lot of wastage in the world. There's a lot of changing of lifestyle required. All this is necessary because only with change of lifestyles, when individuals take ownership, then only there'll be a change in terms of climate adaptation and mitigation. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में अपने आधिकारिक निवास गण भवन में आज बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी को विदाई दी। श्री दोरईस्वामी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व की प्रशंसा की, जिसके तहत बांग्लादेश भारत संबंध और बांग्लादेश का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप पशुपालन, डेयरी उद्योग या पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम से जुड़े हैं? तो ये है एक मौका आपके लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जीतने का। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, सहकारी डेयरी संगठन, एफपीओ या दूध उत्पादन कंपनियों और एआई टेक्नीशियंस के अमूल्य योगदान को सराहने और प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022, जिनमें प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ हर एक विजेता को मिलेगी 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि। आप आवेदन www.awards.gov.in पर स्वयं भर सकते हैं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, सहकारी समितियों या अपने पशु चिकित्सक की सहायता ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2022। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत त्रिस्तरीय विकास सहयोग की दिशा में काम करने पर सहमत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए विशेष पैकेज दिए जाने पर भारत की चिंता से अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को अवगत कराया। भारत ने अपने खिलाफ दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मंच का दुरुपयोग करने पर पाकिस्तान की आलोचना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन जाएंगी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फीफा अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। मुंबई सिटी ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को हराकर डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच कल तीसरा 2020 मैच ब्रिस्टल में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने को अपनी मंजूरी दे दी है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में कहा कि इन जातियों के लोग काफी समय से ऐसी मांग कर रहे थे, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से इन जातियों के लोगों को वो तमाम लाभ मिल सकेंगे जो अनुसूचित जनजातियों को मिलते आए हैं। छत्तीसगढ़ में कुल अधिसूचित 42 जनजातियां इस समय है और उसमें से 11 में पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। इसी तरीके से हिमाचल में हट्टी समुदाय सिरमौर जिले के अंदर ट्रांसगिरी क्षेत्र में एरिया स्पेसिफिक रहने वाले 1,60,000 लोग अब इस सूची में शामिल होंगे। इसी तरीके से तमिलनाडु में पूरे हिल्स में रहने वाले एक ट्राइबल जिसकी सूची में नाम नहीं थी, नारी कोरबन और कुरुबिकरण, इसके बारे में भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फीफा अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में बताया कि भारत अगले महीने की 11 से 30 तारीख तक इसका आयोजन करेगा। ये फुटबॉल मैच नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में खेले जाएंगे और इनमें 16 देशों की टीमें भाग लेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस आयोजन से देश में महिला फुटबॉल को काफी बढ़ावा मिलेगा।
इससे हमारी महिला खिलाड़ियों को जिनकी फुटबॉल में रुचि है उनको अच्छे अवसर मिलेंगे ही, फुटबॉल के खेल को भी देश भर में बढ़ावा मिलेगा। हमारी महिलाओं की टीम ने या महिला खिलाड़ियों ने बहुत सारे खेलों में अपना शानदार प्रदर्शन किया है और इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी जब 11 नेशनल रिकॉर्ड टूटे तो उसमें से 11 महिलाओं ने तोड़े थे। कुल मिलाकर खेलों की दृष्टि से बजट भी केंद्र सरकार ने 864 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 2300 करोड़ किया है। ये अपने आप में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। इससे पहले भारत ने 2017 में फीफा अंडर 17 पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनाज आधारित इथेनॉल के उत्पादन से न केवल पेट्रोल आयात पर निर्भरता कम होगी बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। श्री शाह ने सूरत में हजीरा में क्रिप्को की जैव इथेनॉल परियोजना की आधारशिला रखते हुए कहा कि यह संयंत्र राज्य के मक्का उत्पादक किसानों को एक बड़ा बाजार प्रदान करेगा। श्री शाह ने कहा कि भारत ने तय समय से पहले ही 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने सरकारी क्षेत्र से इथेनॉल संयंत्र लगाकर किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने में आगे आने का आग्रह किया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने आज नई दिल्ली में एमएसएमई के राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नारायण राणे ने सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात और रोजगार में एमएसएमई क्षेत्र के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देर से किए जाने वाले भुगतान के मुद्दे को हल करने की आवश्यकता पर बल दिया। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए नामांकन दाखिल करने की कल अंतिम तारीख है। गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन या सिफारिशें इस साल 1 मई से प्राप्त की जा रही हैं। इन्हें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने आज देश भर में बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में बीएलओ ई पत्रिका जारी की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनावों के दौरान बूथ स्तर के अधिकारियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। गोवा में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सदानंद तनवड़े ने बताया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, पूर्व मंत्री माइकल लोबो और अन्य कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। माइकल लोबो ने कहा कि यह कदम कांग्रेस छोड़ो और बीजेपी को जोड़ो है। बिहार के बेगूसराय जिले में 2 बंदूकधारियों द्वारा की गई हिंसात्मक कार्रवाई के बाद ड्यूटी में चूक के कारण 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जिले में कल कई स्थानों पर बाइक पर सवार 4 अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल को हर हाल में अपराधियों को पकड़ने का निर्देश दिया है। भाजपा ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार बनने के बाद बिहार में अराजकता फैली है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी ने कई बार कहा कि अगर राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आता है तो राज्य में भय का वातावरण वापस आएगा। श्री रविशंकर ने नबन्ना चलो अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने क्रूरता, दमन और पुलिस प्रताड़ना की सभी हदें पार कर दी हैं। बंगाल बौद्धिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत बड़ा प्रदेश रहा है, लेकिन ममता जी की अगुवाई में इट हैज बिकम ए लॉलेस एंड बैंकरप्ट स्टेट। और ममता जी के बारे में ये बात इसलिए और गंभीर है कि बंगाल के सरहद के बाहर वो लोकतंत्र को बचाने की बात करती हैं और बंगाल के अंदर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन में सारी सरहदें पार करती है उनकी सरकार। आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि
और हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में अपनी मान्यता दी थी। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने हिंदी दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदी ने विश्व में भारत को विशेष सम्मान दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत विश्व नेता बनने की ओर अग्रसर है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिंदी सबसे शक्तिशाली भाषा बनकर उभरी है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के सूरत में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में कहा कि भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। हमारी राजभाषा, हमारी स्थानीय भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में, और जब तक हम ये बात का संकल्प नहीं करते कि इस देश का शासन, इस देश का प्रशासन, इस देश का ज्ञान, इस देश का अनुसंधान राजभाषा में होगा, तब तक इस देश की क्षमताओं का हम उपयोग नहीं कर सकते। सब चीजों को आज संकल्पित करने का दिन। इसलिए मैं देश भर में, दुनिया भर में फैले हुए हिंदी प्रेमियों को, राजभाषा प्रेमियों को कहना चाहता हूं कि ऐसा मत समझिए कि राजभाषा के विस्तृत करने का, राजभाषा को आगे बढ़ाने की लड़ाई जो है वो हम पीछे छोड़ चुके हैं। मौका ही अब आया है ये लड़ाई को आगे बढ़ाने का, मौका ही अब आया है ये लड़ाई को जीतने के स्थान पर ले जाने। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल ने नई दिल्ली में महीने भर चलने वाले हिंदी दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रसार भारती द्वारा हिंदी में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और विजेता को पुरस्कार दिया जाएगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि हिंदी सबसे अच्छी संपर्क भाषा है। पूर्वोत्तर राज्यों ने भी अपने दैनिक उपयोग में हिंदी को अपनाया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां अंग्रेजी नहीं बोली जाती, लेकिन हिंदी लोकप्रिय हो रही है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा की जानकारी देता है। आज की कड़ी में हम भारत की औद्योगिक विकास गाथा के बारे में बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अल्पविकसित थी। सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में कृषि का योगदान 60% से अधिक था। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरा है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत व्यवस्थित औद्योगिक नियोजन के बल पर बड़ी संख्या में भारी और मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई है। देश में औद्योगिक विकास को 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 1947 से 1980 के बीच पहले चरण में सरकार ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण क्रमिक रूप से बढ़ाया। 1980 से 1997 के बीच दूसरे चरण में वर्ष 1992 तक अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के उपाय किए गए और फिर उसके बाद उदारीकरण की प्रक्रिया अधिक केंद्रित होती गई। प्रतिष्ठित उद्यमी जेआरडी टाटा भारत की औद्योगिक क्रांति के पहले वास्तुकार और भारतीय विमानन के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने जिन उद्यमों की स्थापना की वो अब टाटा समूह का हिस्सा हैं। उन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। I think that from a technological point of view, management point of view, Indian industry, at least big industry today, is a very different animal to what it was when I first became a director of Tata's. There is a quality consciousness that didn't exist in the old days. We mustn't forget that it's not so long ago, perhaps 100 years ago, when nobody would touch a Japanese product. Now they are the leaders, perhaps in most products, largely on the basis of quality. So, first of all, there is a big change. Then labor. What are we talking about with the dominance of the union, backed by the politician? There is no opportunity to exploit labor. आजादी के बाद लौह और इस्पात उद्योग ने तेजी से प्रगति की। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। 1964 में सार्वजनिक क्षेत्र के तहत बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। विशाखापत्तनम और सेलम संयंत्र बाद में स्थापित हुए। भारत में इस्पात क्षेत्र के विकास की यात्रा शानदार रही है। स्वतंत्रता के समय इस्पात का उत्पादन मात्र 10 लाख टन था, जो वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 12 करोड़ टन हो गया। इंजीनियरिंग,
सीमेंट, रसायन और उर्वरक उद्योग भी ऐसे महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं जिनमें स्वतंत्रता के बाद तेजी से प्रगति हुई। कृषि आधारित उद्योगों में आने वाले कपड़ा, चीनी, कागज और वनस्पति तेल उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर देते हैं। भारत को वैश्विक निर्माण केंद्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया। निवेश की सुविधा, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास को प्रोत्साहित करने, बौद्धिक संपदा की रक्षा और अपनी श्रेणी में बुनियादी ढांचे के सर्वश्रेष्ठ निर्माण के लक्ष्य के साथ ये यात्रा जारी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मेक इन इंडिया विस्तार करना बहुत जरूरी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, दुनिया में हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट के मामले में कॉम्पिटिटिव हो। ये सस्ते और सुगम लॉजिस्टिक्स के बिना संभव ही नहीं है। इसी सोच के साथ पिछले 8 वर्षों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हो रहा। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्वदेशी क्षमताओं का विकास किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के कारण आज भारत विभिन्न देशों को बड़ी संख्या में औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर 12.41% पर आ गई है, जो पिछले महीने 13.93% थी। निर्मित उत्पादों की कीमतों में कमी के कारण थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। थोक महंगाई दर इस साल मई में 15.88% की रिकॉर्ड ऊंचाई पर थी और पिछले साल अगस्त में 0.64% थी। थोक मूल्य मुद्रास्फीति में इस साल अगस्त में तीसरे महीने गिरावट का रुख जारी है। वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट के कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 224 अंक लुढ़ककर 60,347 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 66 अंक गिरकर 18,004 पर आ गया। गुजरात में आज एक निर्माणाधीन इमारत में लिफ्ट गिरने से 7 श्रमिक मारे गए। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अहमदाबाद के महापौर ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और कहा है कि स्थानीय अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। मुंबई सिटी ने ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कोलकाता में पहले सेमीफाइनल में मुंबई सिटी ने मोहम्मदन स्पोर्टिंग फुटबॉल क्लब को 1-0 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में कल हैदराबाद का सामना बेंगलुरु फुटबॉल क्लब से होगा। फाइनल रविवार को खेला जाएगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच कल ब्रिस्टल में खेला जाएगा। कल दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली। और अब एक नजर कल के मौसम पर। दिल्ली में हल्की वर्षा हो सकती है। मुंबई में तेज बारिश की संभावना है। कोलकाता और चेन्नई में आंधी के साथ बारिश आने की संभावना है। जम्मू, लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, ईटानगर, आइजॉल, कोहिमा, गैंगटॉक, इम्फाल और शिलांग में वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। अगरतला में तेज बारिश हो सकती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत त्रिस्तरीय विकास सहयोग की दिशा में काम करने पर सहमत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए विशेष पैकेज दिए जाने पर भारत की चिंता से अमेरिका के रक्षा मंत्री को अवगत कराया। भारत ने अपने विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मंच का दुरुपयोग करने पर पाकिस्तान की आलोचना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन जाएंगी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल है अंतिम दिन।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। मुंबई सिटी ने मॉमडन स्पोर्टिंग क्लब को हराकर ड्यूरेंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में कर लिया है प्रवेश। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।